कौन से वेन से लेना है, किस तरह लेना है। आज का जो टॉपिक है वो हमारा इसी के मुताबिक होगा कि ट्रबल शूटिंग, जो ब्लड हम ले रहे होते हैं उस वक्त अगर हमें कोई इशू आ जाए ड्यूरिंग ब्लड लेते हुए, तो उसको आप लोगों ने कैसे टैकल करना है, हाउ टू हैंडल दिस प्रॉब्लम। और साथ में क्योंकि एक टेक्निकल एक्सपर्टीज होगी, तो ऐसा नहीं है कि आप को लेट सपोज एक वैन नहीं मिला, अब आपको वैन नहीं मिला तो आप उससे इंजेक्शन को जो है वो रिटर्न कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। बल्कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको अच्छा खासा वैन नज़र आ रहा होता है, लेकिन वहाँ ब्लड किसी और वजह से नीडल के अंदर यानी सिरिंज में नहीं आ रहा होता। तो आज का टॉपिक तकरीबन इसी के ऊपर ही है। इसके साथ जो पिछला लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को बता दिया था कि सीपीटी कोड्स और कोडिंग एंड बिलिंग, जो कि आजकल पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर इस जॉब की बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। तो उसके ऊपर एक है दोस्त हमारा, सुहैब, उसकी एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड करवाई है, वो यही काम कर रहा है, सीनियर बिजनेस एनालिस्ट है वो। तो उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो मैंने डाल दी है यूट्यूब के ऊपर, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो अगर कोई ये भी सोच रहा है कि इस फील्ड में फिलबॉटमी से हट के थोड़ा सा कोडिंग एंड बिलिंग की तरफ जाए, एंड ही हैज़ बैकग्राउंड ऑफ कंप्यूटर साइंस या कोई इस तरह का है उसका, तो उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदा मंद है। ठीक है, तो वो आप लोगों को इस आज के लेक्चर का वो भी हिस्सा है। और आज जो है वो हम ट्रबल शूटिंग पे बात करेंगे। आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है, पीपीटी नज़र आ रही है आपको? यस सर। ओके। सो ट्रबल शूटिंग और सैम्पल प्रॉब्लम्स, दो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज़ हो रही होती है। ट्रबल शूटिंग या कोई डिस्क्रिपेंसी या कोई इस तरह का प्रॉब्लम जो कि आप लोग दौरान खून ब्लड लेते हुए, यानी जो प्रोसीजर है उसमें अगर आपके सिरिंज में ब्लड नहीं आ रहा होता, तो ये ट्रबल शूटिंग कहलाती है। और आज हमने ये सीखना है कि इस ट्रबल शूटिंग को हमने मैनेज कैसे करना है। होपफुली आप लोगों को अगले हफ्ते जो है ये इंशाल्लाह बुलाया जाएगा। तो अब इतनी एक्सपर्टीज तो आप लोगों को आ चुकी होगी। मैंने आप लोगों को बार बार कहा कि आप घर में भी एक्सपेरिमेंट कर, वो एक्सपेरिमेंट तो ना करें, लेकिन घर में भी प्रैक्टिस करें। और अगर कोई लैब में काम कर रहा है वो भी प्रैक्टिकल कर ले। इसी तरह अब इस हफ्ते इंशाल्लाह होपफुली कि आप लोगों को बुलाया जाएगा, और यहाँ पे अब हर एक जो स्टूडेंट है वो अच्छा थॉरली जो है वो सारी चीज़ें जो है वो करके दिखाएगा इंशाल्लाह। तो अगर किसी को वो प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि लेट्स सपोज मैं, मुझे वैन भी नज़र आए, इंडिक्यूबेटल वैन भी था, पर्टिकुलर वैन था, कोई ब्रांच वैन नहीं था, अच्छा खासा वैन था, मैंने नीडल इंसर्शन सब कुछ जो है वो एसओपीज़ के मुताबिक कर लिए, लेकिन फिर भी ब्लड नहीं आ रहा, तो क्या वजह हो सकती है। तो आज पांच छह जो वजूहात है उसको डिस्कस करेंगे। साथ में सैम्पल प्रॉब्लम्स, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू होता है ये। आपके पास लैब में जब भी कोई सैंपल आ रहा होता है तो ज़रूरी नहीं होता कि आपके पूरे सैंपल जो है वो अप टू द मार्क होंगे, 100% ठीक होंगे। उसमें आप लोगों ने ये देखना होता है, उसमें फ़िल्टर करना होता है कि कौन सा सैंपल वो एक्सेप्टेबल है और कौन सा सैंपल एक्सेप्टेबल नहीं है। लेट सपोज़ अगर कोई सैंपल है वो कम अमाउंट के अंदर है और उससे टेस्ट हो रहे हैं, उसके पर्टिकुलर एरिया होता है, उसके मुताबिक आपने फिल नहीं किया, तो अब उसको आपने रिजेक्ट करना होता है, क्वांटिटी नॉट सफिशिएंट है। या अगर सबसे बड़ा इशू जो हमारे पास आता है कि जब हम फिलबोटमी कर रहे होते हैं और ब्लड आप किसी ट्यूब में अंदर डाल रहे होते हैं, तो वो ऊपर से आप प्रेशर एक्सर्ट करते हो पिस्टन के ज़रिए। तो जब आप प्रेशर एक्सर्ट करते हो तो सेल्स बहुत तेज़ी के साथ जो है वो नीडल से निकलना शुरू हो जाते हैं, और उस तेज़ी के साथ जो है वो सेल एक दूसरे के साथ जो है वो एक्सीडेंटली टूट जाते हैं। जब वो टूट जाते हैं इसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। तो आपके पास जब ये ब्लड आएगा नीचे एक ट्यूब के अंदर, तो उस ट्यूब में डिस्ट्रक्टेड रेड ब्लड सेल, जिसको हम हेमोलाइज्ड ब्लड कहते हैं, वो नज़र आएगा। अब ये हेमोलाइज्ड ब्लड जब आप लोगों के पास आता है तो उससे काफ़ी टेस्ट ऐसे हैं कि जो आप परफॉर्म नहीं कर सकते, आपके टेस्ट ठीक नहीं आ सकते। तो इनको आज हमने देखना है। सो फर्स्ट जो हमारे पास है आपके एसओपीज, वो तो अप टू द मार्क होने चाहिए, उस पे कोई दूसरी राय होनी ही नहीं चाहिए। ग्लव्स आपने प्रॉपर पहनने होंगे, आपके जितने पीपीईज है वो आपने पहने हुए होंगे, यानी आपकी तरफ से कोई टेक्निकल इशू जो है वो नहीं होना चाहिए। आप जो गुड स्टैंडर्ड पे जा रहे हो, गुड लेबॉर्ट्री प्रैक्टिस पे जा रहे हो, वो बिल्कुल अप टू द मार्क होने चाहिए, उसमें कोई दूसरी राय जो है वो नहीं होनी चाहिए।
अच्छा, अब उसमें क्या-क्या है? मिसाल के तौर पे पहले भी बताया, बार-बार बताया जा रहा है कि आपने प्रॉपर एक लैब कोट पहना हुआ हो, साफ-सुथरा हो, क्लीन हो, नेट एंड क्लीन हो। कॉलर्स वगैरह अक्सर आपने देखा होगा कि लैब में आप चले जाते हैं या किसी हॉस्पिटल में चले जाते हैं, डिपेंड ऑन हॉस्पिटल और उस एनवायरनमेंट के, तो कुछ लोग ऐसे लैब कोट पहने हुए होते हैं कि आपको मज़ा ही नहीं आता कि ये खुद इसका लैब कोट जो है वो इतना गंदा है, तो ये मुझसे किस हाइजीनिक उसमें एनवायरनमेंट के अंदर ब्लड लेगा। तो याद रहे, ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर के कपड़े बहुत प्यारे हो, बहुत खूबसूरत, आपने वेल ड्रेस्ड हो, अच्छी शर्ट पहनी हुई हो, लेकिन आप जो ऊपर ओवरऑल पहन रहे होते हैं या लैब कोट पहन रहे होते हैं, वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। इसी वजह से हमेशा मैं यही कहता हूँ कि आपके पास 2 लैब कोट्स होने चाहिए। 3 डेज़ एक लैब कोट, 3 डेज़ जो है वो दूसरा लैब कोट आप लोगों ने आप लोग पहने, तो उसमें यही होता है कि साफ़ रहता है। कुछ लोग जो है वो अपने लैब कोट को फिर प्रेस नहीं करते, वो ऐसे होता है जैसे पुराने दादी अम्मा के संदूक से निकाला हुआ कोई जोड़ा जो है वो आप लोगों ने रखा हुआ है और आप उसको देख के तो मज़ा नहीं आ रहा होता। तो कहने का मकसद सिर्फ़ यही है कि पीपीईज़ ज़रूरी है, लेकिन पीपीईज़ को सही तरीके से और अच्छे तरीके से पहनना और उन पीपीई की कदर भी करना कि वो प्रेस्ड हो, साफ़ हो, ये लाज़िम आप लोगों ने करना है। दूसरा क्या है, ग्लव्स जो है वो आपने पेशेंट के सामने पुट ऑन करना है। आपने ग्लव्स पहन लिए, ठीक है, ये कम से कम इतनी सेटिस्फेक्शन पेशेंट को हुई है कि जो मेरे सामने वाला बंदा है, ही इज़ अ कॉम्पिटेंट पर्सन। ओके, वो काम कर सकता है, उसको सफाई का पता है, उसको सब कुछ पता है। ये एक जनरली एक रहता है हमारे सोसाइटी के अंदर भी कि साफ कपड़े वाले और गंदे कपड़े वाले, जो ज़ाहिर बात है कि साफ कपड़ों वालों को जो है वो आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ज़्यादा दे रहे होते हैं। उस लिहाज से मैं नहीं कह रहा, लेकिन जनरली मैं एक बात बता रहा हूँ कि साफ सफाई जो है वो हमारा मजहब भी कहता है कि निस्फ ईमान है, तो उसको आप जो है वो फॉलो कर ले। अच्छा, अब टेक्निकल प्रोसीजर की तरफ आते हैं। अब यहाँ पे आप इस आम को देख रहे हैं कि इसकी नॉर्मल, जो हम आम किसी को कह देते हैं कि आप अपना बाजू दिखाए, ठीक है, फिर उसके बाद कहते हैं कि फिस्ट बंद कर ले, तो उसके बाद जो है वो अगर आप इस हाथ को बहुत नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं, यानी एटलीस्ट 10 डिग्री नीचे लेके जा रहे हैं, ओके, कुछ पेशेंट ऐसे सोच रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये हाइपर एक्सटेंडेड हो गया, यानी हाइपर एक्सटेंशन इसके अंदर आ गई। अब क्या होता है कि अगर आपका फेल्बोटमिस्ट वो उसी इसी तरह इसी इस पोस्चर में उससे ब्लड लेगा, तो प्रॉब्लम क्या होगी? व्हेन सपोर्टिंग द पेशेंट्स आर्म, डू नॉट हाइपर एक्सटेंडेड द एल्बो, दिस में मेक वेन पल्पिटेशन डिफिकल्ट। तो वो जो वेन ऊपर आ रहे हैं, आपके 3 वेन है आपके मेनली, जिसका आपके ऊपर जिसका आपको फोकस है, यानी एंटी क्यूबिटल वेन या मीडियन क्यूबिटल वेन, सेफेलिक वेन, तो वो नीचे की तरफ चले जाते हैं और उन वेन को आप फिर अच्छी तरह पल्पेट नहीं कर सकते। तो हाइपर एक्सटेंशन एक्सटेंशन जो है ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। ओके, आपने उसको यही कहना है कि आप अपने नॉर्मल पोस्चर में हाथ सीधा बंद कर लें। अब आप लोगों ने देखा होगा कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि वो, आप उनसे कहें कि बाजू सीधा कर ले, तो वो अजीब गरीब तरीके के साथ बाजू जो है वो आपके सामने कर देते हैं। तो आपने उसको बताना है कि बिल्कुल नॉर्मल इंसानियत के अंदर दायरे में रह के आप इस हाथ को जो है वो आगे कर ले, ताकि हमें अपने प्रोसेस के अंदर कोई इशू ना हो। ओके, नेक्स्ट जो है वो आपका क्या है, ऐसे भी पेशेंट आप लोगों के, आप उनसे कहते हैं सिंपल, वही मुट्ठी बंद कर दे, वो ऐसे जोर लगा लेता है कि ऊपर जो वेन्स होंगे वो बिल्कुल कम बंद ही हो जाते हैं, उससे ब्लड निकलना ही नहीं होता और इवन हीमो कॉन्सेंट्रेशन के भी बड़े चांसेस होते हैं। तो ऊपर एरिया में आप लोगों ने टॉर्निकेट बांधा हुआ होता है, नीचे से वो माशाल्लाह तगड़ा जवान है, तो वो इतना जोर लगा लेता है कि ब्लड निकलना जो है वो महाल हो जाता है। सो पेशेंट्स ऑफन थिंक दे आर हेल्पिंग बाय पंपिंग देयर फिस्ट। दिस इज एन एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस व्हेन डोनेटिंग ब्लड। वहां पे ठीक है, हम कहते हैं वहां पे हम फिस्ट भी उसको कहते हैं कि आप इसको ओपन और क्लोज करें, लेकिन वहां पे होता क्या है कि आपके पास जो इंजेक्शन, जो नीडल लगा हुआ होता है, उसका गेट छोटा होता है और मेनली हमें किस चीज़ पे कंसंट्रेट करना होता है कि हमें कंसंट्रेटेड ब्लड चाहिए जो कि कंप्लीटली सीधा आ रहा है आपके एक ब्लड बैग के अंदर, तो वहाँ पे प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करना ठीक है, एक्सेप्टेबल है, कोई इशू वहाँ पे नहीं होगा। वहाँ पे अगर हीमो कंसंट्रेशन हो भी जाती है, अच्छी बात है, ज़्यादा सेल्स आएंगे, रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा आ जाएंगे, एक होल ब्लड जो है वो आपको अच्छी तरह जब मिलेगा। लेकिन और वहाँ पे भी हम स्पंजी बॉल दे देते हैं, हम कहते हैं कि इसको आप जो है वो पकड़े रहे और इसको पुश करते रहे। यहाँ पे ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोसीजर
कम टाइम का है, वहाँ पे प्रोसीजर ज़्यादा टाइम का है। वहाँ पे आपका एक ब्लड बैग जो है वो 5 से 10 मिनट के अंदर जो है वो फिल हो जाता है। नीडल वहाँ की गेज जो है वो बड़ा यानी नीडल छोटी है लेकिन सुई जो है वो बड़ी है। ओके, वहाँ पे हीमो कॉन्सेंट्रेशन का इशू नहीं है। वहाँ पे आप कोई टेस्ट परफॉर्म नहीं कर रहे, बल्कि आपका मकसद, आपका टारगेट जो है वो क्या है, ब्लड को कलेक्ट करना और उसे पैक्ड सेल, प्लाज्मा वगैरह ये चीज़ें बनाना। यहाँ पे अगर वो मुट्ठी बंद कर देगा और मजबूती से जो है वो उसको जोर लगा लेगा, तो यहाँ पे हीमो कॉन्सेंट्रेशन होना शुरू हो जाती है। यानी आपके टॉर्निकेट के साथ एक आपने बैरियर बना दिया है, वहाँ पे जितने सेल्स आ जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, तो कॉन्सेंट्रेटेड ब्लड आपको मिलेगा। यानी एग्जैक्टली आपको ट्यूब के अंदर वो एलिमेंट नहीं मिल सकते जो आपके एग्जैक्टली बॉडी के अंदर जो थे वो क्या हो रहे थे, सर्कुलेट कर रहे थे। So, this is an acceptable practice when donating blood, but not in sample collection, as this can lead to hemoconcentration. Okay, ये आपके वेन्स थे, द मीडियन क्यूबिटल वेन। ओके, ये आपका सेफेलिक वेन। अब आपने क्या करना है कि पहला जो चॉइस है वो हमारा क्या है, एक हाथ, एक एरिया आपने देखा, उसमें आपको मेनली जो है वो मीडियन क्यूबिटल के ऊपर ही फोकस करना है। वहां आपको नहीं मिला, ओके, सेफेलिक वेन भी हमारे पास होता है, पल्पेट होता है, यानी एक्सेसिबल है। इफ नॉट एक्सेसिबल तो सेफेलिक वेन। सेकंड चॉइस आपका क्या हुआ, सेफेलिक है। थर्ड जो है वो आपका क्या है, बेसिलिक वेन, लेकिन विद सम रिस्ट्रिक्शंस, वो मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बता दिया था। इफ नॉट एक्सेसिबल, वेन ऑन द बैक ऑफ द हैंड, फिर आप बैक के ऊपर चले जाए, हैंड में जितने वेन्स आ रहे हैं उसमें देख ले। यूज अ स्मॉल मच स्मॉलर नीडल फॉर दीज हैंड वेन्स, और उसके लिए आप बटरफ्लाई नीडल जो है वो यूज कर ले तो वो बेहतर रहता है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये प्रोसीजर आप लोगों ने कर लिया, एक ही हाथ में आप लोगों ने देखा मीडियन इंक्यूबेटर नहीं है, सेफेलिक नहीं है, बेसिलिक नहीं है, तो आप उसे कहे कि हाथ से मैं ले लूंगा। नो, आपका अब इस बंदे का एक दूसरा हाथ भी है, आपने यही प्रोसीजर दूसरे हाथ में देना है। तो हैंड्स जो है वो बिल्कुल एंड पे होने चाहिए, ठीक है। सो राइट, फर्स्ट आपने मीडियन क्यूबिटल, देन सेफेलिक, देन आपने क्या करना है, लेफ्ट की तरफ चले जाए और वहां पे मीडियन क्यूबिटल देके, सेफेलिक देके, इवन बेसिलिक देके, नहीं मिला, फिर आप आ जाए किसके ऊपर, हैंड्स के ऊपर के आ जाए और कोशिश कर ले कि वहां पे आप बटरफ्लाई यूज किया करें। ओके, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनको कैथेटर्स लगे हुए होते हैं, या ओडिमा होता है, या वेन्स ऑक्लूडेड होते हैं, या कोई शंट्स लगे हुए हुए हैं, ठीक है। जैसे रीनल फंक्शन, ये सॉरी, रीनल फेलियर के पेशेंट को लगे हुए होते हैं, या कोई और बीमारी में, या स्कैर्ड है, अब्रेडेड एरिया है, स्किन इन्फ्लेम्ड है, वहाँ पे आपको लग रहा है कि बार बार कोई ऐसी सुइयाँ लगी हुई है, यानी इंजेक्शंस लगे हुए हैं, या 2-3 घंटे पहले जो है उनसे ब्लड लिया गया था, तो ऐसे जगह को अवॉइड किया करें। ओके, अवॉइड क्यों किया करते हैं कि लेट सपोज ये तो नोन है कि अगर आयरन कंटेनिंग आईवी कैथेटर है वहाँ पे, तो आप तो उसमें क्या आ रहे हैं, आप उसमें हाइल हो रहे हैं, तो वो कैथेटर के अंदर जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है। अक्लूडेड वेन के अंदर आप नहीं ले सकते, बिल्कुल क्लोज होते हैं, तो आप अगर वहाँ पे नीडल डालेंगे भी तो हो सकता है कि कुछ और प्रॉब्लम हो जाए, पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो, ब्लड आएगा नहीं, तो उससे अच्छा तो यही है कि आप उसको बिल्कुल रहने ही दें। शंट्स अगर लगे हुए हैं, इसको भी आप नहीं कर सकते, आप शंट का प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। ओके, स्केर्ड है या ब्रेडेड है या बर्न है, उस जगह को भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ की स्किन जो है वो अब वो स्किन नहीं रही है, वहाँ पे अब स्किन का जो एरिया है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो ऐसा ना हो कि वहाँ पे आप सिर्फ प्रिक लगाने की कोशिश कर रहे हो और वहाँ पे कोई बड़ी इंजरी हो जाए। पर्टिकुलरली डायबिटीज पेशेंट के अंदर आप देख रहे होते हैं कि डायबिटीज पेशेंट को अगर थोड़ी वो भी आ जाए, खराश भी आ जाए, तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर किसी का ग्लूकोज जो है वो कंट्रोल नहीं होता, फिर वहाँ पे जो है वो पस और एरिया जो है वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर फिर आप लोगों ने देखना है, केयरफुल रहना है कि ऐसे एरिया को अवॉइड किया जाए। उसके बाद अगर आप ट्यूब से ले रहे हैं, ओके,
तो दो प्रोसीजर हमने बता दिए थे कि अगर ट्यूब से ले रहे हैं तो ट्यूब भी टेक्निकली पेशेंट के सामने आपने क्या करना है, इंसर्ट करना है। ओके, फिर आपने टॉर्निकेट का भी बोलना है, टेक्निकली आपने उसको बोलना है, और टेक्निकली आपने होल्ड को आपने वेन को उनके सामने पल्पेट करना है। कुछ हजरात ऐसे होते हैं कि वो देख लेते हैं और उनकी जो नज़र होती है वो शाहीन की नज़र होती है, डायरेक्ट जो है वो नीडल इंसर्ट कर देते हैं और ब्लड ले लेते हैं। तो ठीक है, इट्स ओके, एक्सेप्टेबल है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन अगर गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस में इस बात को देखा जाए तो एटलीस्ट आप डॉक्टर सॉरी आप फ्लेबोटमिस्ट हो के उस वेन को आपने पल्पेट करना है, फील करना है। ओके, ये क्या है, ये डिग्री ऑफ सेटिस्फेक्शन है, पेशेंट आपसे सेटिस्फाई होगा। इसकी मिसाल ऐसी है कि मिसाल के तौर पे कोई डॉक्टर के पास चला जाता है बहुत सैकड़ों साइंस लेके, सिम्टम्स लेके, और डॉक्टर उसको डायरेक्ट गोलियां लिख देता है। उस डॉक्टर से लोग मुतमईन नहीं होते। किस डॉक्टर से लोग मुतमईन होते हैं? वो जो बीपी सेट उठा लेता है, ब्लड प्रेशर चेक कर लेता है, थर्मोमीटर लगा लेता है, डिफरेंट मतलब खुद वो फिजिकली कुछ कर लेता है, तो तब वो सेटिस्फेक्शन आती है। वरना फिर यही होता है, घर आ जाते हैं कि नहीं उसने तो देखा ही नहीं, हाथ ही नहीं लगाया, तो क्या सिर्फ मेडिसिन में ले लूँ? तो सेटिस्फेक्शन जो है वो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये इस वास्ते जो है वो आप लोगों ने इसको पल्पेट भी करना है। ओके, फिर आप लोगों का प्रोसीजर, जिस तरह हमने प्रोसीजर बता दिया था, उस प्रोसीजर के थ्रू आप लोग आगे प्रोसीड करेंगे। पुश द ट्यूब, gently push the tube onto the needle holder so that the catheter inside the needle holder penetrates the tube। अब तरीका क्या है? तरीका यही है कि हम ट्यूब से अगर ले रहे हैं, या इवन हम अगर ले रहे हैं थ्रू सेरेंज, कन्वेंशनल सेरेंज से हम ले रहे हैं, तो आप उसको इंसर्ट कर देते हो और आपको एक आवाज़ सी, मतलब आप फील कर देते हो कि कोई अंदर कोई एरिया जो है वो पंक्चर हो चुका है। फिर उसके बाद आप देख रहे होते हैं कि एक ब्लड का स्पॉट जो है वो आप उसके हब के अंदर जो है वो आइडेंटिफाई कर देते हो। इसका मतलब यही होता है कि नीचे वेन जो है वो पंक्चर हो चुका है और अब ब्लड जो है वो ऊपर आ रहा है। ओके, ब्लड फ्लूइड शो बी विजिबल एट दिस पॉइंट, और इस पे अगर ब्लड आपको नजर नहीं आ रहा, इट्स मीन कि आपने कोई पंक्चर जो है वो ब्लड वेन को नहीं किया हुआ, तो आप प्रोसीजर के अंदर थोड़े से एम्बिगुअस हो जाते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। अब होता क्या है कि अलाउ ट्यूब्स टू फिल अंटिल द वैक्यूम एग्जॉस्टेड टू इंश्योर द करेक्ट ब्लड टू एंटीकोगुलेंट रेशो। जैसे मैंने पहले बता दिया था, या आप लोगों को फर्स्ट प्रैक्टिकल के दौरान आप लोगों को ट्यूब्स दिखाए थे कि ट्यूब्स के ऊपर एक मार्क रहता है, उस मार्क के मुताबिक उस मार्क तक आपने ब्लड लेना होता है। ओके, ब्लड नहीं आया, अब प्रॉब्लम शुरू हो गई। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल फिनोमिना प्रोसीजर है जिसमें आप लोगों ने देखा। अब ब्लड नहीं आता, इसको हम कहेंगे ट्रबल शूटिंग। इफ यू डू नॉट सी ब्लड फ्लो द टिप ऑफ द नीडल, अगर ब्लड वहां पे यानी हब के अंदर आप लोगों ने आइडेंटिफाई नहीं किया, क्या हो सकता है? फर्स्ट प्रॉब्लम जो है वो क्या हो सकती है कि मैन नॉट येट बी विद इन द वेन, कि अभी तक वो स्किन के अंदर ही है, सबक्यूटेनियस है, उस वैन के वैन को उसने पंक्चर ही नहीं किया हुआ। एक ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि मैं हैव ऑलरेडी पास थ्रू द वैन, कि वैन को आगे जाके जो है उसने क्रॉस कर लिया, पास हो गया है उसके, यानी वैन के आर पार निकल गया है। द थर्ड ऑप्शन क्या, थर्ड सिनेरियो क्या हो सकता है कि मैं हैव मिस्ड द वैन एंटायरली, वैन है वहां पे लेकिन वो कहीं साइड पे गया हुआ है, या ऊपर ऐसे डिग्री आपने रखी हुई है कि उसको वो पंक्चर करने की ज़रूरत ही नहीं आई, तो अंदर तो है आपके स्किन के अंदर, मसल्स को हो सकता है उसने जाके जो है वो पंक्चर किया हो, लेकिन इंटरनली उसने वैन को जो है वो पंक्चर नहीं किया। फोर्थ क्या है कि मैं भी पुश्ड अप अगेंस्ट द इनसाइड वॉल ऑफ द वैन। अब ये कब होता है? जब आप बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ, जैसे हम इंसुलिन का लगा रहे होते हैं या सबकुटेनियस लगा रहे होते हैं, तो आप जब बहुत नीचे कर देते हैं नीडल को, तो वो नीडल स्किन के अंदर अंदर ही जा रही होती है। तो इसका एंगल हमने यही कहा है ना कि 15 to 30 इसी वजह से रखे, ताकि उस एंगल से वो जाके हिट करे, किस चीज़ को? वैन को हिट करेगा, तो तभी वो पंक्चर होगा। तो इस इन सिनेरियोज के अंदर, इन सिचुएशंस के अंदर ब्लड जो है वुड नॉट फ्लो, ब्लड आपके पास नहीं आ सकता। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इनकम्प्लीट कलेक्शन और नो ब्लड इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि ये वैन है, ये आपका ऊपर वाला स्किन है, ये एरिया है। चेंज द पोजीशन ऑफ द नीडल, मूव इट फॉरवर्ड
इट मे नॉट बी इन द ल्यूमेन। ठीक है, ये जो वेन है इसके अंदर वो नहीं हो सकता, तो आप अपने पोजीशन को चेंज कर दे, इसको थोड़ा सा जो है वो आगे और लेके चले जाए, तो हो सकता है कि वो वेन को क्या कर लेगा, पंक्चर कर लेगा। जब वेन को पंक्चर कर लेगा, डायरेक्ट जो है वो आप लोगों को यहाँ पे ब्लड नजर आना शुरू हो जाएगा। तो ये एक सिनेरियो हो सकता है। इसको आप लोगों ने कैसे सॉल्व करना है कि मूव इट फॉरवर्ड, इट मे नॉट बी इन द ल्यूमेन। ओके, दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि इनकम्प्लीट कलेक्शन और नो ब्लड इज ऑब्टेन। उसमें दूसरा सोल्यूशन ये है कि वैन जो है वो एंटायरली कहाँ पे उसको पास कर चुका है। अब यहाँ पे नीचे तो वैन नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होते हैं कि इसने वैन को जो है वो पास कर लिया। मूव इट बैकवर्ड। अब इसने आपने क्या करना है कि बैक में जाना है। पहले में आप अंदर की तरफ जा रहे थे, इसमें आपने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा नीडल जो है वो आप बाहर की तरफ खींचिए। जैसे ही आप बाहर की तरफ लेके आएंगे, ब्लड जो है वो पेनिट्रेट होगा, ब्लड यहाँ पे जरूर आएगा। ओके, थर्ड जो है वो क्या है कि एडजस्ट द एंगल, द बिवल मे बी अगेंस्ट द वेन वॉल। ओके, यहाँ पे भी ये एक प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर यहाँ भी ब्लड नहीं आ रहा तो बिवल जो है वो हम ऊपर की तरफ रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर वेन नहीं आ रहा तो आप इस थोड़े से एंगल को यानी ऊपर नीचे थोड़ा सा कर ले। अब ये आपने उसी एक हैंड से ही करना होता है, और विद इन सेकेंड जो है ये आपने फील करना होता है, देखना होता है कि ब्लड जो है वो इसको ऊपर करे, नीचे करे, आगे करे, पीछे करे। अब ये तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, बता रहा हूँ कि यार ये सिचुएशन हो सकती है, तो आपने ये करना है। वहां पे तो आपको पता नहीं है ना, वहां पे आपको क्या पता है, वहां पे तो आपने नीडल इंसर्ट किया हुआ है और एक अंधेरा है आपके सामने। तो वहां पे आप ये भी कर सकते हैं उसी वक्त, ठीक है, कि आप अपने पोजीशन को चेंज करें, आप मूव, आप पीछे लेके आ जाए, आप इसको आगे लेके चले जाए। तो वहां पे आपने ये तीनों सिमल्टेनियसली जो है वो उस 4-5 सेकंड्स के अंदर करने होते हैं। अच्छा, ये अब हमारे पास है कि इसमें आप इस सिरिंज के एंगल को जो है वो क्या कर ले, थोड़ा सा चेंज कर ले, तो ब्लड जो है वो आ सकता है। और क्या हो सकते हैं कि टॉर्निकेट जो है बहुत ज़्यादा टाइट आपने बांध लिया है। ओके, और नीचे से फिस्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा टाइट है। तो दोनों सिचुएशन में आप पेशेंट को भी बोल सकते हैं कि अपनी फिस्ट जो है वो थोड़ा सा लूज कर ले, और ऊपर से आप टॉर्निकेट लूज करें, या दोनों में से एक लूज कर लें। ट्राई अनदर ट्यूब, देयर मे बी नो वैक्यूम इन वन बीइंग यूज्ड। अगर आपको नजर आ रहा है कि हब के अंदर जो है वो ब्लड है, ओके, हब में जो है वो ब्लड आ चुका है, आपको सिग्नल जो है वो ग्रीन सिग्नल मिला है रेड स्पॉट की शक्ल के अंदर, तो अब आप क्या करेंगे। अगर आप ले रहे हैं वैक्यूम यानी उस होल्डर के जरिए, तो अब ट्यूब को जो है वो क्या कर लें, आप चेंज कर ले। हो सकता है कि उस ट्यूब के अंदर जो है वो वैक्यूम ही ना हो, तो वैक्यूम नहीं होगा तो ब्लड फ्लो नहीं होगा। री एंकर द वेन, when sometime roll away from the point of the needle and puncture side। तो पर्टिकुलरली जो ओल्ड पेशेंट होते हैं उनके बड़े इलास्टिक से वेन होते हैं, आप मूव करते हैं लेकिन वो आगे चले जाते हैं राइट साइड को, या लेफ्ट साइड पे चले जाते हैं। तो उसमें आपने ये करना होता है कि वेन को आपने टारगेट करके पकड़ना होता है, इंडेक्स फिंगर और थंब से आपने पकड़ना होता है, और वहां पे थोड़ा सा 90 करके, और फिर 90 से नीचे जो है वो 45 पे आके और अपना एंगल आपने ठीक करना होता है। कभी कभार ऐसे ही होता है क्योंकि उनके स्किन भी बड़ा फ्लैशी टाइप का होता है, वो आप देख रहे होते हैं कि एडल्ट के स्किन के अंदर और जो ओल्ड एज के स्किन होता है उन दोनों में फर्क रहता है। तो वहां पे आपने उसको थोड़ा सा हाथ में दोनों उंगलियों में उस वैन को एंकर करना है, और फिर 90 एंगल के साथ जो है वो अपनी एंगल फिर क्या करनी है, नीचे की तरफ लेके आनी है, तो वहां पे भी ब्लड आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब जब आप ब्लड ले रहे होते हैं और ये प्रॉब्लम भी आप लोगों के सामने होते हैं, ठीक है, तो कभी कभी इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए मजीद कुछ और प्रॉब्लम भी हो सकती है, जिसमें से पेशेंट पर कभी कभार गुस्सा भी हो सकता है, कभी कभार वो डर भी जाता है, और कभी कभी तो वो इतना गुस्सा हो जाता है कि आपके ऊपर जो है वो कंप्लेन भी लिख देता है कि मेरा ब्लड लेते हुए मेरे हाथ के अंदर थोड़ी सी स्वेलिंग आ गई है, या बहुत स्वेलिंग आ गई है, या कहता है कि यहाँ पे इसने बहुत सारे एरिया को जो है वो बिल्कुल रेड स्पॉट्स के शक्ल में अंदर आए हुए हैं। तो वो भी बड़ा पेशेंट के लिए प्रॉब्लम करता है, क्योंकि पेशेंट को पता नहीं होता, पेशेंट बेचारा जो है वो डर रहा होता है, वो उसको तो आइडियल सिचुएशन चाहिए होती है। तो इन सिनेरियोज के अंदर हेमाटोमा बन जाते हैं या ब्रूसेस होना शुरू हो जाते हैं। अब उनको हैंडल आपने कैसे करना है, ठीक है, दोनों को।
पेशेंट को भी, और पेशेंट को इस वजह से करना है ताकि उसको सेटिस्फाई कर ले आप, और वो वहां से बदतमीजी करके या कोई इस तरह का इशू ना करके, बाकी तो उसको राइट है, एक सही तरीके से वो आपके ऊपर कंप्लेन कर सकता है, लेकिन आपने उसको हैंडल करना है। सो so a hematoma forms under the skin adjacent to the puncture site. Release the tourniquet immediately and withdraw the needle. Apply firm pressure. जब आप दे रहे हो, ब्लड ले रहे होते हैं, तो उस वक्त भी आप फील कर रहे होते हैं कि यहाँ पे कोई हेमाटोमा जो है वो टाइप बन रहा था, वहाँ पे कोई स्वेलिंग हो रही होती है। इवन आप जब नीडल इंसर्ट करते हैं ड्यूरिंग इन्फ्यूजन या कोई इंजेक्शन आप लगा रहे होते हैं, उस वक्त भी आपको पता होता है कि वहाँ पे अगर आप ने वेन को सही तरह पंक्चर नहीं किया, तो वो जो मेडिसिन होता है फ्लूइड फॉर्म के अंदर, वो स्किन के अंदर क्या होना शुरू हो जाता है, भरना शुरू हो जाता है। तो उस वक्त भी आप लोगों ने क्या करना है, ब्लड को, सॉरी नीडल को उसी वक्त कंप्लीटली निकालना होता है, और उसके ऊपर अच्छी तरह फॉर्म प्रेशर करें ताकि नीचे जो एरिया था, नीचे जो वेन थे या जो मसल्स थे या जो भी कुछ था, वो सही तरह क्या हो जाए, प्रेस हो जाए और हेमाटोमा ना बने। ओके, वरना फिर ये काफी मोटा सा एरिया बन जाता है जिसको हम हेमाटोमा बोलते हैं, और वहां पे फिर ये तकरीबन 1 हफ्ते 10 दिन के लिए जो है वो होता है, पेशेंट को फिर सेटिस्फाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो करना क्या होता है आप लोगों ने, अप्लाई फॉर्म प्रेशर। ठीक है, उसके बाद द ब्लड इज ब्राइट रेड। अब ऊपर जैसे हमने कहा आप लोगों को कि हो सकता है कि आपने इंटायरली वेन को क्या किया हो, पंक्चर किया हो और वेन से आगे निकल चुके हो। अब जब आगे जाएंगे तो नीचे एरिया के अंदर प्रॉबेबली आर्टरी है। अब आर्टरी को आप लोगों ने पंक्चर कर दिया, आर्टरी को पंक्चर जब करेंगे तो वो भी थोड़ा सा मसला हो सकता है, उसमें भी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकती है, क्योंकि आर्टरी को जब आप पंक्चर करेंगे तो ब्लड बहुत तेज़ी के साथ निकलना शुरू हो जाता है, और आर्टरी वेन के मुकाबले के अंदर जो है वो थोड़ी सी बाद में जो है वो ब्लड बंद हो जाता है। सो द ब्लड इज ब्राइट रेड। अब जो ऊपर आपने ब्लड देखा था उस ब्लड में और जो आर्टीरियल ब्लड है, दोनों में थोड़ा वाज़ेह फ़र्क होता है। जो आर्टीरियल ब्लड होता है वो बिल्कुल रेड होता है, ब्राउन रेड होता है। अप्लाई फर्म प्रेशर फॉर मोर देन 5 मिनट्स, और आपने अगर ये महसूस किया है कि अब तो हो गया है काम, ठीक है, तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है कि इसको भी तकरीबन 5 मिनट के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन आपने उसको फॉर्मली पकड़ना है। ठीक है, बाकी प्रोसीजर छोड़ दे। अब आप देख रहे हैं कि पश्तो में कहते हैं कि कार खुद कड़े दे। ठीक है, ये हमारे जो पश्तो वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पता है। ओके, तो अब वहां पे आप लोगों ने तो काम कर चुके हैं, हालात खराब हो चुके हैं, आर्टरी को आपने पंक्चर किया हुआ है, लेकिन अब तरीकाकार का है, कोई इतना भी खतरनाक इशू नहीं है, लेकिन आप उसको 5 मिनट के लिए फर्मली पकड़ ले। ठीक है, और पेशेंट को अपने सामने बिठाए, ये याद रखिए। पेशेंट अगर वहां से चला गया तो फिर प्रॉब्लम होगी, हो सकता है कि वो आस्तीन नीचे करके, और आप देखें तो उसका पूरा आस्तीन जो है वो ब्लड से, ब्लड स्पॉट्स उस पर लगे हुए होंगे। सो हमारे पास जो समरी थी वैन पंक्चर टेक्निक की, वो आप लोगों ने देखा कि पहला जो था वो क्या है कि रिक्वेजिशन फॉर्म हमने जनरेट किया, greet the patient किया, identify the patient, reassure the patient and explain the procedure, prepare the patient, select equipment and supplies, wash hands, apply gloves, apply the tourniquet, select the vein puncture site, release the tourniquet, cleanse the site, assemble equipments। ये पूरा प्रोसीजर फिर देख ले आप कि रिपीटेडली री अप्लाई द टॉर्निकेट, अगर आपने टच किया हुआ है या टॉर्निकेट को ज़्यादा टाइम लगा हुआ है, confirm the vein puncture site, examine the needle, anchor the vein, insert the needle, push the evacuated tube completely into a adapter, gently invert the specimen as they are collected, remove the last tube from the adapter, release the tourniquet, place sterile gauze over the needle, remove the needle and apply pressure, एक्टिवेट नीडल सेफ्टी डिवाइसेस। ठीक है, डिस्पोज ऑफ द नीडल आपने कर लिया। ठीक है, लेबल द ट्यूब, examine the patient's arm, bandage the patient's arm, dispose of used supplies, remove and dispose of gloves, wash hands, complete any required paperwork, thanks the patient,
डिलीवर स्पेसिमेन टू अप्रोप्रिएट लोकेशन, मतलब आपने जिस सेक्शन के अंदर उस ब्लड को देना है वहां पे आप जो है वो इस ब्लड को ले लेंगे। ठीक है, तो ये जितने हमारे पास प्रोसीजर्स है, जितना प्रोसीजर था उसको अगर आप स्टेप वाइज देख लें तो ये तकरीबन 32 33 बन रहे होते हैं, और इसको आप अपने माइंड में रखिए। आप जो भी कुछ कर रहे होते हैं वो आपको याद होता है। ठीक है, ये याद रखिए कि आप जो प्रोसीजर करते हैं वो याद रहता है, ऐसा नहीं है। इसकी मिसाल जो है बड़ी सिंपल सी है। कभी कभार, हाँ कभी कभार नहीं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब जो है वो नमाज पढ़ रहे होते हैं या वुजू कर रहे होते हैं। तो वैसे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो पता होना चाहिए, लेकिन कभी कभार पूछ लेता है बंदा कि यार फ़राइज़ कितने हैं नमाज के अंदर और सुन्नतें कितनी है, तो बंदे को पता नहीं होता। हालांकि वही चीज़ जो है वो कर रहे होते, ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं होते। लेकिन आपने देखा होगा आजकल जो है वो रील के अंदर या इस तरह वीडियो जो है वो माइक लेके लोगों से पूछ रहे होते हैं कितने कितने फ़र्ज़ है नमाज के अंदर और नमाज के बाहर, और वुजू में कितने फ़र्ज़ है। तो वैसे तो पता होना चाहिए, लेकिन स्टेप्स आप कर रहे होते, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो ये आप लोगों ने सिर्फ याद रखना है अच्छे तरीके के साथ। कोई आपसे पूछे या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ जाए तो ये पूरा जो है वो 3 जो पेजेस थे यहाँ से लेके ये 12 यहाँ पे और फिर 24 और फिर 34, तो तकरीबन पूरी फिलबॉटमी का प्रोसीजर जो है वो 34 स्टेप्स के ऊपर है। इवन अगर आप सिरिंज यूज़ कर रहे हैं तो 34 में से 3 उससे हट जाएंगे, तो 33 स्टेप्स 31 स्टेप जो है वो आप लोगों के रह जाएंगे। अब ऐसा हो सकता है कि एक तो आप लोगों ने देखा कि पेशेंट के वेन के अंदर प्रॉब्लम हो रहा था। दूसरा टेक्निकल आपने देखा कि आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। थर्ड जो है वो आप लोगों ने देखा कि पेशेंट के साथ जो है वो प्रॉब्लम आई है हेमाटोमा की शक्ल के अंदर या ब्रूजेस के अंदर के शक्ल के अंदर। ठीक है, आपने उसको भी देख लिया, फर्म अप्लाई कर लिया, और फिर उसके बाद जो है वो आप लोगों ने इवन आइस भी कर सकते हैं हम उस एरिया को। ठीक है, आइस क्यूब्स जो है वो आप निकाल के उस जगह को लगा सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है जैसे प्रीवियसली मैंने बता दिया कि वैन आप लोग पंक्चर कर रहे होते हैं तो नीचे जो वैन होता है वो रप्चर हो जाता है, उससे ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। जब ब्लड निकलना शुरू हो जाता है तो बहुत सारा एरिया होता है उसके इर्द गिर्द, तो वो एरिया जो है वो उसमें ब्लीडिंग हो जाती है, यानी इंटरनल हेमरेज आप कह सकते हैं माइनर सा। तो उसमें पूरा जो एरिया होता है आपका एल्बो का, वो रेड स्पॉट्स उसके ऊपर आ जाते हैं और उसको हम कहते हैं ब्रूजेस कहते हैं। ये अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ पेशेंट जो एस्पायरिन ले रहे होते हैं या ब्लड प्रेशर के हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं, उनसे अगर आप ब्लड ले रहे होते हैं तो उस वक्त भी ये सिचुएशन जो है वो हो रही होती है। ठीक है, ब्लड जो है वो लीक हो रहा होता है अंदर, वो एक सेकंड्स के हिसाब से मैं ये बता रहा हूँ। तो वहाँ पे फिर ब्रूजेज आ जाती है और ऊपर का एरिया जितना होता है वो उसके ऊपर रेड स्पॉट्स नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो वो भी तकरीबन 7 to 8 9 डेज के अंदर जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन अगर आपके पास आएंगी, आपने पेशेंट को बताना होता है कि ये पेशेंट मसला जो है वो हो गया है, या उस वक्त के मुताबिक आप उसको कुछ भी बता दें कि आप हिल गए या आपने हाथ इस तरफ किया, या आप अपनी गलती तस्लीम कर ले। अगर आपका इतना बड़ा वो है दिल है तो खुद बता दे कि प्रोसीजर के अंदर प्रॉब्लम हुई है, लेकिन ये कोई इशू नहीं है, ये विद इन 2 3 4 डेज जो है वो हो जाएगा। ब्रूसिस के लिए आप 8 दिन होते हैं, लेकिन आप उनसे कहें कि 10 12 दिन के अंदर ये खुद ही ठीक हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, तो पेशेंट सेटिस्फाई होकर जाएगा। नहीं तो फिर वो थोड़ा सा एरिया बहुत ज़्यादा ब्लड स्पॉट्स उसके ऊपर आ जाते हैं, पेशेंट डर रहा होता है कि अल्लाह माफ़ करे कोई कैंसर वैंसर तो नहीं हुआ। तो ऐसी सिचुएशन नहीं है, इसको आपने खुद अपने कम्युनिकेशन स्किल से और अपनी एक्सपर्टीज के साथ काम होके विद रिस्पेक्ट जो है वो क्या करना होता है, डील करना होता है। ओके ओके, अगर अदर स्पेशल सिचुएशंस क्या है कि इफ समवन हेजिटेट्स टू लेट यू कलेक्ट अ ब्लड स्पेसिमेन, explain to them that their blood test results are important to their care. ओके, एक पेशेंट है, बीच में है वो उसने रिफ्यूज कर लिया कि मैं ब्लड नहीं देना चाह रहा। आप एक दफ़ा उसको एक्सप्लेन करें कि ये टेस्ट आपके फ़ायदे के लिए है या इस तरह है इस तरह है, क्योंकि आपने अपनी मार्केटिंग को भी ख़राब नहीं करना। अगर इसी तरह कोई रिफ्यूज़ करे और आपके माथे के ऊपर 12 बजे हुए होते हैं तो हो सकता है पेशेंट आपसे खुशी के साथ जो है वो ब्लड नहीं दे। तो वो कह रहा है कि मैंने ब्लड नहीं देना, आप कह रहे हैं ठीक है नहीं, तो जाओ, मैं क्या करूँ, मुझे तो काम ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोफेशनल अंदाज के अंदर आपने उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, उसको बता दे कि ये टेस्ट इस वजह से है। लेट सपोज अगेन वो रिफ्यूज कर रहा है,
तो अब आपने मिन्नतें नहीं करनी, आपने उसको बाउंड नहीं करना, आपने उसको कंपेल नहीं करना होता कि नहीं 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 ब्लड लेना है, ये है वो है, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि पेशेंट्स हैव राइट टू रिफ्यूज ब्लड टेस्ट, पेशेंट की भी राइट्स है। हैपा एक्ट अगर आप लोग पढ़ लेंगे, पेशेंट एक्ट पढ़ लेंगे, तो उसके अंदर यही है कि आप पेशेंट अगर कहे ड्यूरिंग प्रोसीजर वो इनकार करें, तो बिल्कुल आप उसके रिफ्यूज का रिस्पेक्ट करेंगे और उससे कहे ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इफ द पेशेंट स्टिल रिफ्यूज, रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट पेशेंट रिफ्यूजल। अब उसको ये नहीं कहना कि ठीक है जाए अल्लाह हाफिज, नहीं, बल्कि वहां से पेशेंट जो है वो गया हुआ है। स्टार्ट में आपने देखा कि उसकी इनवाइस बनी हुई थी, वो सिस्टम का हिस्सा था, EHR के अंदर उसका नाम आया, उसके इवन यानी ऑडिट के अंदर भी उसके जो आए हुए थे पेमेंट आई हुई थी वो भी वहां पे ऐड हो गई। तो अब पेशेंट जो है वो जाहिर बात है पेमेंट वापस लेगा, तो जब वापस लेता है तो उससे पहले आप ये करें कि एक रिफ्यूज़ल फॉर्म होता है, उस रिफ्यूज़ल फॉर्म को फिल करके आप उससे साइन करवा लें कि हाँ ये प्रोसीजर जो है वो पेशेंट नहीं कर रहा या टेस्ट परफॉर्म नहीं करने जा रहा। तो रिफ्यूज़ल फॉर्म थर्ड जो है वो ऑप्शन आपका ये मैंडेटरी है। रेयरली पेशेंट विल फेंट ड्यूरिंग वेन पंक्चर। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो खून को देख के भी डर जाते हैं, और फिर उसके साथ जो है वो नीडल को देख के वो भी डर जाते हैं, और फिर उसके साथ जो है वो थोड़ा सा फेंट होने की बल्कि फेंट हो जाते हैं, या आप लोग को लग रहा होता है कि कुछ आगे होने वाला है। तो उस वक्त जो है वो आप लोगों ने कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर जो है वो चीज़ संभालनी होती है, वो सिनेरियो को आपने हैंडल करना होता है। जैसे अगर किसी पेशेंट को ट्रेपेनोफोबिया है, ट्रेपेनोफोबिया मीन के जब आप नीडल से फेर मतलब सुई से डर लगता है, उर्दू में यही है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं ट्रेपेनोफोबिया। ओके, तो आपने पेशेंट को क्या करना है, देख लिया, ऑब्जर्व कर लिया कि इसकी जो वो है नॉर्मल जो फिजिकल अपीयरेंस है वो थोड़ी सी पेल होने जा रही है, या माथे के ऊपर जो है वो थोड़ा सा पसीना आ रहा है, या आपने उसको हाथ लगाए वो ठंडा हो रहा है, ठीक है, हाथ उसके ठंडे हो रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि नेक्स्ट स्टेप जो है वो बड़ा खतरनाक होने जा रहा है। अभी हुआ नहीं है लेकिन आगे जो है वो फेंट हो रहा है। सो it is therefore important that the patient are properly seated or lying in such a way during vein puncture so that it if they do faint they would not harm themselves। अब दो चीजें हैं कि पेशेंट को आप लोगों ने देखा कि खड़े होके हम कभी भी ब्लड नहीं लेते। ओके, कुछ भी हो सकता है, गिर सकता है, वो नीचे आके जो है वो उसका सर टूट जाने का खतरा है, उसको कोई फ्रैक्चर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस वजह से हम पेशेंट को या तो फ्लेबोटमी चेयर के ऊपर बिठाते हैं या उसको काउच के ऊपर जो है वो लिटाते हैं। दोनों ऑप्शंस है आप लोगों के पास। तो आगे क्या करना है, मिसाल के तौर पे ये पेशेंट है और इसको ड्यूरिंग प्रोसीजर जो है वो फेंट होने का खदशा था और बस हो गया, ठीक है। सो जेंटली रिमूव द टॉर्निकेट एंड नीडल फ्रॉम द पेशेंट आर्म। उस वक्त आप लोगों ने क्या करना है, ये अगर आगे की तरफ जा रहा है या अगर पीछे की तरफ जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि पीछे की तरफ चला गया और बेहोश हो गया और आप कहें कि नहीं मैं तो अपना ब्लड ले लूँ, अपना काम कर लूँ, बाद में देखूंगा, ऐसा नहीं होगा। आपने टॉर्निकेट रिमूव करना है, उसके बाद नीडल जो है वो आपने वापस कर बाहर करनी है, ठीक है। अप्लाई गॉज एंड प्रेशर टू द स्किन पंक्चर साइड, क्योंकि वो बेहोश हो रहा है तो ऐसा ना हो कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाए। और कॉल फॉर हेल्प, वहाँ पे आपके साथ कोई दूसरा भी होगा, उसको कहे या आप खुद कर सकते हैं कि समवन हेल्प मी, और कॉल वहाँ पे का जो इमरजेंसी नंबर होगा उसको कॉल कर सकते हैं। इफ़ द पेशेंट इज सीटेड प्लेस हिज हेड बिटवीन हिज नीज, ठीक है, पेशेंट के सर को आपने उसके नीज के अंदर लेके आना है ताकि वहाँ पे प्रेशर जो है वो ब्रेन की तरफ आना शुरू हो जाए, ब्लड फ्लो वहाँ पे आना शुरू हो जाए। और फिर उसके बाद कोल्ड कंप्रेस ऑन द बैक ऑफ द नेक में हेल्प टू रिवीव द पेशेंट मोर क्विकली। आपने वहाँ पे कोल्ड कंप्रेस जो है वो लगाने हैं और उसके साथ जो है वो वेन्स के अंदर प्रेशर जो है वो ब्लड का वो तेज़ी के साथ ब्रेन की तरफ जाएगा, तो पेशेंट जो है वो को आगे बहुत ज़्यादा फेंट होने का उसको ख़तरा नहीं होता, यानी वो होश में रहेगा। ओके, इसके बावजूद भी अगर वो नहीं हो रहा, यानी होश में नहीं आ रहा या उसकी हालत ख़राब है, तो अब देखना है कि फीमेल है या मेल है। आपने अपने कुलीग को बुलाना है और उसको आप वहाँ से उठा के, ठीक है, प्रॉपर विद रिस्पेक्ट के साथ
आपने काउच के ऊपर लिटाना है, और अगर मेल है तो आपने उसके नीज को थोड़ा सा अबव करना है और उसके हेड को नीचे करना है, ताकि ब्लड फ्लो जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाए और उसका ब्रेन को जो है वो अच्छी एनर्जी मिल जाए। ओके, इसी तरह अगर फीमेल है तो फीमेल का फीमेल ही करेंगी, वो उसको कर ले। उसने अगर बहुत टाइट शूज पहने हुए हैं तो लेसिस को जो है वो ओपन कर ले, और उसको जो मूवमेंट होती है उंगलियों को, वो मूवमेंट जो है उनको देना शुरू कर दे। और फिर जो है वो अगर लेट सपोज बीच में अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला, आप लोगों को इमरजेंसी से, यानी ये सारी चीज़ें 3-4 मिनट के अंदर हो रही है और आपके पास इमरजेंसी टीम नहीं पहुंची और पेशेंट भी रिस्पांस नहीं दे रहा, अमोनिया जो है वो आप उसको संगाए, ठीक है, उससे भी हो सकता है। फिर भी नहीं हो रहा, फिर आपको कोई हक नहीं है कि आप वहाँ पे कोई और चीज़ करें, बस अब इसको जो है वो इमरजेंसी में ले जाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि वो घंटे 2 घंटे वहाँ पे लेटा रहे और आप अपने प्रोसीजर करते रहे, क्योंकि इसमें पेशेंट की जो है वो जान जा सकती है। फिर आपकी टीम होती है हॉस्पिटल के अंदर जिनको सीपीआर का भी पता होता है, वो क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए। अगर आपकी ट्रेनिंग हुई है, वेल एंड गुड, आप कर ले, ठीक है, लेकिन अगर आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई है तो आपने नहीं करना। ये याद रखें कि सीपीआर अगर आप लोगों की ट्रेनिंग हुई है तो तब आपने करना है, अगर आपकी नहीं हुई ट्रेनिंग, आप सर्टिफाइड नहीं है, तो आपने बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाना। आप इमरजेंसी कॉल करें, वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा, वो जो आगे कुछ करना चाहेंगे वेल एंड गुड। और इसके बाद जो है वो अगर पेशेंट ठीक हो गया है, आस्क अगेन फ्रॉम हिम कि आप ब्लड देना चाहेंगे। अगर वो ठीक है, ब्लड दे सकता है, वेल एंड गुड, आप ब्लड ले ले। लेकिन अगर नहीं दे सकता तो, या आप देख रहे होते हैं कि उसकी हालत ऐसी नहीं है, तो आप रिफ्यूज़ कर ले और फिर वो फॉर्म जो है वो वहाँ पे सबमिट करवा ले, उसको कोई और दिन जो है वो आप दे दे। ये चीज़ें जो है ये हो सकती है ड्यूरिंग फिलबॉटमी। दे कैन कॉज मिसलीडिंग लेबोरेटरी रिजल्ट, यानी अनसेटिस्फैक्टरी स्पेसिमेन। अब फोर्थ जो प्रॉब्लम होगी वो क्या होगी कि अनसेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट आ सकते हैं। किस लिहाज से कि एक तो हमारे पास लेबोरेटरी रिजल्ट के अंदर वेरिएशन आ सकती है। ऐसे सैंपल अगर हमारे पास आएंगे तो मस्ट बी रिजेक्टेड बाय द लेबोरेटरी, द पेशेंट must then undergo another vein puncture to get a better specimen. It costs time and money to redraw the specimen. The credibility of the laboratory is reduced if too many unsatisfactory specimens are drawn. ठीक है, ये भी याद रखिए कि अगर आप बहुत सारे अनसेटिस्फैक्टरी स्पेसिमेन लेके आ रहे हैं, इसका तो मतलब ही यही है कि आपकी फिलबॉटमी सेक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, वहाँ पे कोई इशू है, या आपका अगर स्टेट लैब है तो वहाँ पे कोई इशू है। क्योंकि हर दूसरा सैंपल, तीसरा सैंपल या हफ्ते के अंदर 3-4 सैंपल आपके पास अनसेटिस्फाइड आ रहे हैं और आप उनको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो फिर ये आपकी गुड लेबॉर्ट्री प्रैक्टिस जो है वो नहीं हुई। हाँ, एक आज जो अगर इस तरह आ सकता है तो फिर आपने उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना, यू मस्ट हैव टू रिजेक्ट दैट स्पेसिमेन। ओके, उसके बाद जो है वो आपके पास दे कैन कॉज मिसलीडिंग, ठीक है, ये बता दिया मैंने। कौन कौन से सैंपल हो सकते हैं? हेमोलाइज्ड सैंपल हो सकता है। हेमोलाइज्ड का मतलब है कि अंडर डिस्ट्रक्शन हो रही होगी ब्लड की, ठीक है, यानी ब्लड टूट चुके होंगे, तो आपके पास जो ब्लड आएगा वो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूज जब आप कर लेंगे तो ऊपर बिल्कुल रेड सीरम या रेड प्लाज्मा नजर आएगा। इन दैट केस यू हैव टू रिजेक्ट दैट सैंपल। ओके, क्लॉटेड सैंपल हो सकता है। मिसाल के तौर पे सीबीसी के लिए आपने ब्लड लिया लेकिन वहाँ पे क्लॉट्स उसमें नजर आए, तो आप इसको अब नहीं चला सकते, आपने इसको रिजेक्ट करना है हर हाल के अंदर। ओके, अगर आप चला भी लेंगे लेट्स सपोज, तो आपके टेस्ट रिजल्ट बिल्कुल भी ठीक नहीं आएंगे, आपके डब्ल्यूबीसी के पैरामीटर, एचबी के पैरामीटर, वो इवन प्लेटलेट्स के पैरामीटर जो है वो बिल्कुल बिगड़े हुए आएंगे, फ्लैग्स नजर आएंगे। और एक और बात कि इसमें मशीन भी खराब होने का बहुत ज़्यादा इशू होता है, ठीक है, क्योंकि क्लॉट्स की वजह से मशीन के जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, उसमें बीच में जो है वो एग्जर्ट हो जाता है और वो प्रेशर मेंटेन नहीं रहता, जिसकी वजह से मशीन भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो अ हेमोलाइज्ड test result or hemolysis can happen when the red blood cells in the sample burst. When this happens, it is usually not possible to get a test result. Hemolysis can happen with any blood test, regardless of the method of the blood collection. तो एक तो मैंने स्टार्ट में भी बता दिया था कि अगर आप बहुत तेजी के साथ जो है वो ब्लड इंसर्ट कर रहे हैं विदाउट उसका जो नेचुरल वैक्यूम है उसके बगैर, और दूसरा ये है कि आप अगर उसको शेक कर देते हैं, ठीक है, इसको हमने मिक्स करना होता है, थोड़ा थोड़ा सा एट की शक्ल के अंदर रोटेट करना होता है, लेकिन अगर आप मिक्सिंग की तरफ आ जाएंगे तो आप उस वक्त जो है वो कर सकते हैं, ये सैंपल को हेमोलाइज्ड बना सकते हैं।
So hemolysis means that the breakup of fragile red blood cells within the specimens and the release of their hemoglobin and other substances into the plasma. The hemolyzed specimen can be recognized after it is centrifuged by the red color of the plasma. आपने सैंपल को सेंट्रीफ्यूज किया, ऊपर बिल्कुल रेडिश, यानी ये जिस तरह का आपको नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, एग्जैक्टली ऐसे ही अगर कलर है, इट्स मीन के सैंपल हैज बीन हेमोलाइज्ड एंड नाउ यू हैव टू ऑर्डर अ न्यू स्पेसिमेन. ओके, ये हो सकता है. उसके बाद आपके पास जो है वो हेमोलिसिस के कॉजेज क्या है कि स्मॉल नीडल फॉर रिलेटिवली बिगर वेन. ओके, pulling a syringe plunger too rapidly, expelling blood vigorously into a tube, shaking a tube of blood too hard. Hemolysis can cause falsely increased, जैसे कौन कौन से टेस्ट आते हैं आपके इलेक्ट्रोलाइट्स में से पोटाशियम इंक्रीज आ सकता है, मैग्नीशियम, आयरन एंड अमोनिया लेवल एंड अदर एबरेंट लैब रिजल्ट्स बहुत सारे ऐसे हैं कि जिसकी वजह से हेमोलिसिस के वजह से आपके टेस्ट जो है वो ठीक नहीं आ सकते. अब लेट सपोज अगर किसी पेशेंट को आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है और आपने उसका आयरन टेस्ट करना है, तो जाहिर बात है कि उसका आयरन कम ही नहीं आएगा, तो ये आपने रॉन्ग टेस्ट दिया, वो बेचारा और ज़्यादा सफ़र होगा. तो ऐसे सिचुएशन के अंदर आप लोगों ने अवॉइड करना है इसको. ब्लड क्लॉट्स क्या होंगे कि ब्लड क्लॉट्स जो है वो टिनी क्लॉट्स भी होते हैं और मेजर क्लॉट्स भी होते हैं. मेजर क्लॉट्स तो उस वक्त आ सकते हैं कि जब आपके ट्यूब जो है वो ड्राई हो चुकी है, उसमें एंटीकोगुलेंट है ही नहीं और विजिबल वो नज़र आ रहा होता है. और माइनर क्लॉट्स जो है वो ये होते हैं कि जब आपके पास सैंपल आ जाता है तो यू हैव टू चेक इट फॉर माइनर क्लॉट्स. अगर माइनर क्लॉट्स उसमें नज़र आ गए आप लोगों को, तो देन अगेन यू हैव टू रिजेक्ट दैट सैंपल. ओके, सो ये भी आप याद रखें कि क्लॉट वाला सैंपल भी आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते. होगा क्यों? एनएडिक्वेट मिक्सिंग ऑफ ब्लड एंड एंटीकोगुलेंट, डिले इन एक्सपेलिंग ब्लड विद अ सिरिंज एंड टू अ कलेक्शन ट्यूब. आपने ब्लड लिया, फिर बातें की, फिर कुछ और किया, आपके हाथ में ही अभी है और उस वक्त जो है वो आप देख रहे हैं. और कभी कभार एक और प्रॉब्लम भी हो सकती है कि आपने कभी कभार क्या होता है, जैसे ब्लड आपने लिया 1 ml, ब्लड आया लेकिन फिर वेन जो है वो और वेन उससे ब्लड नहीं आ रहा था. आपने उसी को पकड़ा रहा, उसी को पकड़े रहे सिरिंज को, और उसी सिरिंज से फिर दोबारा, जो कि होना नहीं चाहिए, दोबारा उसको क्या किया, री एंकर किया और री पंक्चर किया. अब उसमें जो पहले ब्लड आया हुआ था तो प्रॉबेबली उसके अंदर तो क्लॉटिंग शुरू हो चुकी थी, तो अब ये मिक्सचर हो गया. तो पहले वाले ब्लड जो आपने लिया हुआ था जो ऑलरेडी ट्यूब के अंदर था, वो अब क्लॉट बनने की कोशिश कर रहा होगा. तो इस वजह से उस सिनेरियो के अंदर भी आपने अवॉइड करना है ऐसे ब्लड सैंपल को लेते हुए. इनसफिशिएंट वॉल्यूम के अंदर ये भी बता दिया था मैंने, स्टार्ट में भी बता दिया था जब आप लोग आए थे, कि हर ट्यूब के ऊपर एक मार्क होता है. अगर उस मार्क के तक जो है वो ब्लड आप लोगों ने ड्रॉ नहीं की या उससे ज़्यादा ड्रॉ किया हुआ है, तो भी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकती है. इस सिनेरियो के अंदर भी आप लोगों ने इस स्पेसिमेन को क्या करना है, रिजेक्ट करना है. लेबलिंग एरर जो मोस्ट डेंजरस जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और इसमें भी अगर लेबल्ड एरर है तो उसको भी आप लोग जो है वो रिजेक्ट करोगे. या तो सॉर्ट आउट कर ले, अगर वो जिस जो वो सैंपल लेके आया है वो अगर देख ले कि सॉर्ट आउट हो गया है, सॉर्टिंग ठीक हो गई है, कोई एरर नहीं रहा बाकी, तो फिर तो ठीक है, आप एक्सेप्ट कर दे. लेकिन आप खुद ठीक नहीं करेंगे उसको, वह बंदा करेगा जो फिलेबोटमी में था, वही ठीक करके दोबारा वहां पे लेके आएगा. If undetectable, it will produce incorrect result, which may adversely affect your patient's care. Okay, so failure to follow proper patient identification procedure, failure to label the specimen completely and immediately after collection. तो ये तो स्टार्ट में ही बता दिया था हमने कि पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, एमआर नंबर है या आर्म बैंड है या उसका नाम है, एज है, फिजिकल अपेयरेंस है, वो सारी आप लोगों ने जो है वो देखनी होती है. टॉर्निकेट एप्लीकेशन जो है, टॉर्निकेट से भी हो सकता है. If a tourniquet is applied too tightly, it may obstruct the blood flow to that area. बहुत ज़्यादा टाइट भी आप लोगों ने नहीं बांधना कि आपकी पूरे कुव्वत बाजू के साथ जो है वो हिम्मत मर्दा के साथ उसको टाइट कर ले और इस बेचारे के वैन शैन जो है वो कुछ ब्लड ही ना आना शुरू हो जाए. एन इंडिकेशंस ऑफ वेल बी एफ यू नोटिस स्मॉल रेड डिस्कलरेशन रेफरेंस टू द पेटिकी जिसको कहते हैं, ऑन द आर्म ऑफ द
पेशेंट, अगर वहाँ पे आप देख ले कि ये पटीके है या ब्रूसेस वगैरह, पटीके और ब्रूसेस में भी थोड़ा सा बहुत सा फर्क होता है। ब्रूसेस जो है वो जनरलाइज्ड होते हैं, पटीके जो है वो पर्टिकुलर स्पॉट्स होते हैं। accompanying this discoloration may be blanching of the skin around the tourniquet and being unable to feel a radial pulse. If their indications are noticed, release the pressure of the tourniquet and reapply with less pressure. आपने दोबारा उसको खोल के, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूँ आप लोगों को कि टॉर्निकेट अगर आप लोग ज़्यादा टाइट जो है वो और ज़्यादा टाइम के लिए रखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो उसका टाइम है, एक्सेप्टेबल टाइम है, वो 1 मिनट है। ओके, 1 मिनट के आगे अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे टेस्ट वेरिएशन जो है वो हो सकती है। तो अगर आप लोग ये प्रोसीजर कर रहे हो और 3 मिनट आपको हो गए, वेन डिटेक्ट नहीं हुआ, टॉर्निकेट को ज़्यादा टाइम हो, अब अगर आप वो ब्लड लेंगे तो वो ब्लड जो है वो लेने का फ़ायदा नहीं है। आपने दोबारा खोलना है, उसको दोबारा कहें कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन करे और दोबारा आप ब्लड जो है वो कर ले। ठीक है। Prolonged tourniquet time may leads to blood pooling at the one puncture site, a condition called hemoconcentration। जिस तरह स्टार्ट में मैंने जिक्र किया था कि हीमोकॉन्सेंट्रेशन से भी बहुत सारे फॉल्स रिजल्ट आ सकते हैं, जिसमें ग्लूकोज हो गया, पोटाशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये ज़्यादा आ सकते हैं। यानी कैल्शियम अगर कम है एक्चुअली, लेकिन वहाँ पे हो गया टॉर्निकेट की ज़्यादती हो गई, तो हुआ क्या, हीमो कॉन्सेंट्रेशन बन गई। हीमो कॉन्सेंट्रेशन की वजह से कैल्शियम लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, अबव हो जाएगा, हाइपरकैल्सीमिया हो जाएगा। तो एन इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन द ब्लड इज नोन एज हीमो कॉन्सेंट्रेशन, इसको कहते हैं। ठीक है। हीमो कॉन्सेंट्रेशन के अंदर जो है आल्सो अफेक्ट टेस्ट रिजल्ट व्हेन अ टॉर्निकेट इज लेफ्ट ऑन लॉन्गर देन 1 मिनट। एक्सेप्टेबल टाइम कितना होना चाहिए टॉर्निकेट का, 1 मिनट का। 1 मिनट से ज़्यादा है तो फिर ये नहीं हो सकता, फिर आपका इशू जो है वो क्रिएट हो जाएंगे और पोस्टर चेंज की वजह से भी हो सकता है। और ये जो है ये हमें कौन बताता है, ये हमें CLSI यानी क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, जो कि यहाँ पे मैंने ये दिया भी है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। एलिवेटेड पोटाशियम इन्वेस्टिगेशन या कोई और इस तरह बहुत सारे टेस्ट है जो कि एलिवेटेड आ सकते हैं। कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं कि जैसे मेडिसिन हम ले रहे होते हैं, उन मेडिसिन की वजह से भी टेस्ट रिजल्ट के अंदर जो है वो प्रॉब्लम हो सकते हैं। द पैरामीटर विद मीनिंगफुल बाइस फ्रॉम सिटिंग टू अपराइट वेन हीमोग्लोबिन, हेमाटोक्रिट, अल्ब्यूमिन, यानी अल्कलाइन फॉस्फेटेट, टोटल बिलिरुबिन, कैल्शियम, टोटल एंड HDL, कोलेस्ट्रॉल, ग्लूकोज, LDH एंड टोटल प्रोटीन, ये पोस्चर चेंज होने की वजह से भी हो सकते हैं। तो नॉर्मल पोस्चर जो है वो क्या है, सिटिंग और लाइंग जो है वो आपने करना है। खड़े होके या इस तरह के पोस्चर में होके आप जो है वो ब्लड नहीं निकालते, अनएक्सेप्टेबल है, लेकिन फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए। लिस्ट ऑफ टेस्ट अफेक्टेड बाय पोस्चर, जिसमें से ये सारे टेस्ट हैं, इसको आप सिर्फ याद रख लें, बाकी इसको बहरहाल। Patient who pump the fist to assist the collect and finding a suitable vein contribute to an accurate test results. When the muscles are exercised during the construction of a tourniquet, hemoconcentration results. Studies have been conducted on the effect of fist pumping on potassium and ionized calcium and found them to both be elevated in the arm being used. ठीक है, तो ये भी CLSI ही हमें कहता है कि फिस्ट पंपिंग जो है उसकी वजह से भी हीमो कॉन्सेंट्रेशन हो सकती है। एंड ऑब्वियसली हीमो कॉन्सेंट्रेशन की वजह से अ लॉट ऑफ टेस्ट, मोस्टली जिसमें से कैल्शियम और पोटाशियम जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं, हर बंदे कैल्शियम के टेस्ट परफॉर्म करता है, और सिचुएशन डायरिया की सिचुएशन के अंदर या डिहाइड्रेशन की सिचुएशन के अंदर आप पोटाशियम वगैरह करते हैं, तो वो आपके टेस्ट जो है वो क्या हो सकते हैं, वेरी हो सकते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक कुछ ऐसे मेडिसिन है, उसकी भी लिस्ट में आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा लेक्चर में। कुछ मेडिसिन भी ऐसे हैं कि अगर आप उनका इस्तेमाल करेंगे तो भी आपके टेस्ट रिजल्ट जो है वो क्या हो सकते हैं, वेरी हो सकते हैं। तो ये आज के लिए था। कोई क्वेश्चन अगर हो तो आप बिल्कुल ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ तक हमारा वीक नंबर 10 था, और इसके साथ जो लेक्चर है उसका मैं अभी आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूंगा। तो उस CPT कोडिंग एंड बिलिंग और EHR सिस्टम, उसको आप लोगों ने समझना है। और वो स्टूडेंट जो अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, तो उनके लिए भी एक अच्छा मौका है कि वो इस बिलिंग कोडिंग को और EHR सिस्टम को भी थोड़ा बहुत समझे। फिर बाद में पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज है, ऐसे EHR सिस्टम्स है जो उनको जॉब्स वगैरह जो है वो ऑफर करते रहते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।